अस्सलामुअलैकुम। टाइम टू टाइम चैनल पर खुश आमदीद। हम आज मौजूद हैं अपने शो सेहत है ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो किसी भी वजह से माजूर हो जाते हैं, किसी भी ट्रॉमा की वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मनान, जो कि एविसिना मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये स्पेशल बच्चे हैं, इनके लिए आम स्कूलों में जाना या स्पेशल स्कूलों में जाना ज़रूरी है, या आम स्कूलों में वो जा सकते हैं, आम लोगों में उठ बैठ सकते हैं, या इनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरी साथ में एक एडिशनल डिग्री है स्पेशल एजुकेशन में, मेरी फील्ड भी है स्पेशल एजुकेशन की। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनमें आप ट्रांसफ़र करें और बच्चों को वहाँ भेजें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी फिजिकल या मेंटल इशूज़ के साथ आते हैं, जब हम उनको नॉर्मल स्कूल्स में भेजते हैं तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं, चूँकि हमने नॉर्मल बच्चों को वहाँ पर प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया होता, या फिर जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं उनको गाइड नहीं किया होता कि आपने स्पेशल बच्चों को किस तरह से डील करना है। तो ऐसी कंडीशन में चाइल्ड बुलिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ से बच्चे फिर ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाते। हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को स्पेशल स्कूल्स में भेजें, लेकिन जिस हद तक वो उनकी ग्रोथ हो रही होती है और वो अपनी स्टडी में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम उनको ज़रूर मूव करें, लेकिन ऐसे सेफ़ इन्वायरमेंट मूव करें जहाँ पे बच्चों के लिए लर्निंग फैसिलिटीज़ भी हों, उनके लिए आगे गोल ओरिएंटेड वो फ्यूचर प्लान्स भी कर सकें और उनको वहाँ पर किसी भी किस्म का जो लिमिटेशन है उनका सामना ना करना पड़े। एक जो मेन बात है, अभी जैसे डॉक्टर ने बताया कि बच्चा इनको टेक्स्ट करता था और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उनकी इस तरह के नहीं है माली इस्तात कि वो आएँ क्लिनिक पे डेली और फीस दे सकें, इसको कर सकें, तो मैं डॉक्टर से ये जानना चाहूँगी कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? वैसे ओवरऑल हमारा कंट्री मेडिकल सेक्टर की बात करें तो मोर देन 50% फंड्स पे चलता है, एनजीओज़ को रन कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं कि वो हमें सपोर्ट कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पीड्स की बात करते हैं, पीड्स रिहैब की बात करते हैं, तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो भी स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं हमें इशारों में मांगते हुए नज़र आते हैं, या जिस घर में भी हों, चाहे वो अफोर्डिंग भी हों, तो उनको वो कोई एक्टिविटीज़ कराने की बजाय या उनको लाइफ में कोई फ्यूचर गोल्स बनाने की बजाय उनको वो कहते हैं कि आप एक कमरे में बंद होकर रह जाएँ, उनकी लाइफ को लिमिटेड कर देते हैं और अगर उनके पास पैसे हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास बहुत से स्पेशल चिल्ड्रन आ रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो हम ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी सोसाइटी में छोड़ नहीं सकते कि आप या तो भीख मांगना शुरू कर दें या कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दें जिसका ना तो उनको कोई फ़ायदा हो और बल्कि वो अपनी जो फैमिली में बर्डन बढ़ रहे हो। हमने एक प्लान डिज़ाइन किया और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान भर से हम जितने प्रोफेशनल्स हैं, पीड रिहैब के लोग या पीड्स के कंसल्टेंट जो हैं, फिजिशियंस वगैरह, उनको अपने साथ अटैच करें और जिस एरिया में जो भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा इशू आ रहा होता है ट्रैवल करने में, वो उस एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले सकें। तो पेडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसको रन कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि जिस भी एरिया से जो भी स्पेशल चिल्ड्रन हमें कांटेक्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकें। डॉक्टर, ये बात हो गई कि अब हमने बता दिया कि इन बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं है, तो जो एक जनरल गाइडलाइन है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ये कि इन बच्चों के लाइफस्टाइल में इनकी जो डेली की ज़िंदगी और उठना बैठना सारी चीज़ों में पोस्चर आ जाता है, इसमें सबसे पहले खाना पीना आ जाता है, इनका चलना आ जाता है, इनकी क्लीनिनेस आ जाती है, और इनकी मदर्स के लिए जो एक गाइडलाइन है वो क्या होनी चाहिए और किस तरह से उनको इन बच्चों को टैकल करके अपनी रूटीन में चलना चाहिए? पोस्चर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसको लेके हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं, जो नॉर्मल जंग लोग भी हैं उनमें भी इशूज़ आ रहे होते हैं पोस्चर की वजह से। जब जिम में लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उनको बैक एक शुरू हो जाता है, हालांकि वो मस्कुलर होते हैं, उनकी फिजिक अच्छी होती है, लेकिन उनको पेन आ रहा होता है। बहुत सी मदर्स का आपने जिक्र किया, जब बेबीज़ होते हैं तो बेबीज़ को मदर इस तरह से लिफ्ट कर रही होती हैं कि उनका पोस्चर खुद ख़राब हो जाता है, उनके बैक एक, उनके शोल्डर पेन शुरू हो जाता है। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं वो शोल्डर बैग इस तरह से लिफ्ट करते हैं कि उनको बैक एक शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत से केसेस हमारी रूटीन प्रैक्टिस में हमारे पास आते हैं। तो पोस्चर को ठीक करना सबको ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले तो हमारा सिटिंग पोस्चर है उसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम सिटिंग में गुजारना होता है। उसके बाद हमारे मैट्रिसेस को बेहतर होना चाहिए, उसके बाद हमारा स्टैंडिंग पोस्चर भी बेहतर होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे गाइड करता चलो, आपने स्पेशली मदर्स का जिक्र किया, अगर हम पीड्स की बात कर रहे हैं तो जब बच्चों को लिफ्ट करती हैं मदर्स, तो वो लिफ्ट करती हैं वन साइड पे या एक साइड पे लिफ्ट करके अपनी हिप पे उनको सपोर्ट देती हैं और बाजू से लिफ्ट कर लेते हैं। उनका पूरी बैक एक जो है वो बैड पोस्चर में चले जाते हैं, उनको बैक के मसल्स जो हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं और उनका पोस्चर भी ख़राब होता है और साथ साथ उनको बैक एक और शोल्डर पेन भी शुरू हो जाता है।
ऐसी कंडीशन में हम मदर्स को या पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप जब भी बेबी को होल्ड करें तो उसको प्रॉपर्ली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर लाइन में आप होल्ड करें, ताकि उनका बैलेंस, उनका जो वेट है वो प्रॉपर्ली बैलेंस हो सके आपकी बॉडी पे। इसी तरह से जब बच्चे बैग लिफ्ट करते हैं तो एक तो उनका ज़्यादा हैवी बैग नहीं होना चाहिए, बैग का वेट कम होना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर बैग उनको लिफ्ट करना है तो दोनों शोल्डर्स पर प्रॉपर्ली लिफ्ट करें, ताकि किसी एक शोल्डर पर उनका वेट ज़्यादा ना आए। आई गेस यंग गर्ल्स में ये जो आपने बैग्स की बात की, ये यंग गर्ल्स में स्कोलियोसिस की वजह, सबसे बड़ी वजह ये बन रही है कि हैवी बैग्स जो हैं वो वन साइड पर कैरी कर रहे हैं ये बच्चे। तो इसके लिए क्या ऐसा किया जाए कि स्कूल्स तो जाना है बच्चों ने, बुक्स भी लेके जानी है और हैवी बुक्स भी लेके जानी है, तो क्या वो करें, ट्रॉली बैग्स लें या उस बैग को किस तरह से वो मैनेज करें? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रॉली बैग यूज़ करने का। इसके साथ साथ हमारी कंट्री में ये बड़ा इशू है कि हमें बच्चों को इतनी स्ट्रिक्ट एजुकेशन है कि हम ना सिर्फ उनको 8 घंटे स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा होमवर्क देते हैं कि वो घर जाके भी स्कूल का काम ही कर रहे होते हैं, जो कि उनके खेलने का टाइम होता है या उनके लेजर टाइम होता है। ऐसी कंडीशन में हम ये तो एक ये रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चों को घर के लिए एक्टिविटीज़ ही ना दें या कोई ऐसा काम दें जो एक्टिविटी बेस्ड हो, ताकि बच्चों को बुक्स से पढ़ना ना पड़े या उनको लिखना ना पड़े। ये सब एक्टिविटीज़ स्कूल में होनी चाहिए और वहाँ पर उनको जो अपना मेन कोर्स की बुक्स हैं स्कूल में स्टोर करनी चाहिए, वहाँ पे लॉकर्स होने चाहिए क्लासरूम में अवेलेबल, वहाँ पे इतना सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए कि अपने हैवी बैग्स को स्कूल में प्लेस कर सकें। मैं अब आपसे ना ये जानना चाहूँगी कि हमने बात की कि ये जो भी स्पेशल चाइल्ड्स थे उनके बारे में हमने बात की। अब एक हमारे जनरल टर्म ये होना चाहिए कि पेरेंट्स किस तरह से नोट करें कि अब हमारे बच्चे को फिज़िकल थेरेपी की ज़रूरत है। क्या ऐसी वजूहात हैं, आपका बच्चा नॉर्मल है, ठीक है, सारी चीज़ें, ऐसे क्या फैक्टर्स घर में आ रहे हैं, आपका बच्चा देर से उठ रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, स्टेयर्स में देर से चढ़ रहा है, उसको सांस चढ़ रहा है, कुछ इस तरह की वजूहात होती हैं जिनकी वजह से बच्चों में ये इश्यूज़ आते हैं। तो इनके बारे में ज़रा आप बताएं कि क्या पेरेंट्स हैं जो साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो देखें और फिर उसके बाद वो इसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हम सबसे पहले विजुअल असेसमेंट करते हैं बच्चे की, जब बच्चा पैदा होता है कि उसमें क्या कंडीशन हमें शो हो रही है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसका बॉडी का कलर कैसा है, उसकी फिजिकल मूवमेंट्स किस तरह की हैं। अगर उनकी मूवमेंट्स में कोई इश्यूज़ आ रहा है, उनके माइलस्टोन्स में कोई इश्यूज़ आ रहा है, तो कुछ बेसिक माइलस्टोन्स मैं गाइड कर देता हूँ जिनको पेरेंट्स को देखना चाहिए टाइम टू टाइम। इनमें सबसे पहले अगर हम नेक होल्डिंग की बात करें तो नॉर्मली 3 मंथ्स तक नेक होल्डिंग बच्चा अचीव कर लेता है। अगर ये अप टू 4 to 5 मंथ्स चले जाते हैं तो और लेकिन वो अचीव कर लेता है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद 6 मंथ में जाके बच्चा बैठना शुरू कर देता है और 1 ईयर में जाके वो बच्चा स्टैंडिंग करता है या कुछ स्टेप्स लेना शुरू कर देता है और 2 ईयर में जाके उसकी प्रॉपर वॉकिंग आ जाती है। और इसके बीच में क्रॉलिंग और रोलिंग ओवर ये सब कुछ जनरल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये बेसिक माइलस्टोन्स हैं नेक होल्डिंग का, सिटिंग का, स्टैंडिंग का और वॉकिंग का। अगर बच्चा अपने टाइम पर ये अचीव नहीं कर पा रहा तो उनको किसी भी प्रोफेशनल को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर बच्चे में कोई फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंट है, उनके मसल्स की कंडीशन ऐसी है, वो ज़्यादा फ्लैसिड है, नरम ज़्यादा है, उनके जॉइंट की रेंजेस ज़्यादा है या मसल ज़्यादा टाइट है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा जो है एक मतलब चल रहा है और चलते चलते गिर रहा है, देर से उठ रहा है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसको वो थक रहा है, उसको सांस चढ़ रहा है, तो वो इसके लिए भी कोई उसकी डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या फिर वो उसका मस्कुलर इशू ही होगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिनमें बच्चा बज़ाहिर नॉर्मल होता है या पेरेंट्स से कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा अपने 5 ईयर्स तक बिल्कुल नॉर्मल था, अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रहा था, स्कूल गोइंग भी था, वॉक भी करता था, रनिंग भी करता था, लेकिन अचानक से गिरना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सी कंडीशंस होती हैं। लाइक एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी मसल्स वेस्टिंग शुरू हो जाती है और उसका कोई क्योर भी नहीं होता और उसके एक बच्चे की स्पेसिफिक एज हम कंसीडर कर सकते हैं कि लेट्स सपोज 20 ईयर तक वो अपनी लाइफ को कर सकता है कंसीडर। ऐसी कंडीशन में हम बच्चे को फिजिकली तो नॉर्मल देखते हैं, लेकिन उसके बाद में उसमें सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, एबनॉर्मल चीज़ें हो रही होती हैं, बच्चा चलते चलते गिरना शुरू कर देता है या उसका स्टैंडिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, तो अपने प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। और इस ऐसी जो डिजीज़ हैं लाइक मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इनमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें जो मसल रिजर्वायर एक बेबी के पास अवेलेबल होता है, हमें उसको स्टोर करना होता है और कम टाइम लिमिट में यूज़ करना होता है। अगर हम उस मसल्स को ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं, तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा और उसकी मसल वेस्टेज ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी आप देखते हैं बच्चों में, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो कंसल्ट करें प्रोफेशनल के साथ और उसके बाद प्लान ऐसे डिज़ाइन करें ताकि हम उसकी लाइफ स्पैन को बेहतर बना सकें। ये एक और चीज़ में क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, वो ये कि डॉक्टर साहब के हमारे जो भी ये बच्चे हो गए, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी के हो गए, ये मसल डिस्ट्रॉफी के हो गए, जो भी हो गए, इनकी थ्रू आउट लाइफ हो या एक थ्रू आउट पीरियड ऑफ टाइम हो, उसमें फ़िज़िकल थेरेपी इम्पॉर्टेंट है, रिहैब इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो रिहैब ना हो तो इन बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो डिले हो सकती है।
ये इज़ इट ट्रू? बिल्कुल ऐसी ही बात है। उनकी ना सिर्फ डेवलपमेंट डिले होती है, उनमें बेहतरी के चांसेस कम हो जाते हैं। हम इसकी एग्जांपल जो देते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम उसमें रिहैब का काम क्यों करवाएं जब हमें ये नज़र आ रहा है कि बच्चा अपनी 100% जो एक्टिविटीज़ है वो अचीव नहीं कर सकता। तो हम उनको सिंपली ये कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा मसला हो जिसमें आपको ये पता हो कि इसका क्योर कोई नहीं है, ठीक है, तो आप क्या उसका इलाज नहीं करवाएंगे, या किसी भी ऐसे शख्स को वो ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसको हॉस्पिटल में लेके जाएँ या इसके साथ कंसल्ट करें, या जितना उसके लिए बेहतर कर सकते हैं वो आप करें। लेट्स सपोज कि किसी का कोई लिम मिसिंग है, तो क्या वो आर्टिफिशियल लिम नहीं लगवाएगा? बिल्कुल वो लगवाएगा और वो एक्टिविटीज़ करेगा। तो ऐसे ही किसी भी स्पेशल बच्चे के साथ है, अगर वो बच्चा बोल नहीं सकता या आपको अपना जो दर्द है वो बयान नहीं कर सकता, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप उसको घर में छोड़ देंगे या अबैंडन कर देंगे। बिल्कुल आपको चाहिए कि आप उनको प्रोफेशनल के पास लेके जाएं। प्रोफेशनल उनके लिए, अगर रेगुलर बेसिस पे आप थेरेपी नहीं करवा सकते तो आप घर के लिए होम प्लान डिज़ाइन करवाएं। मेन पर्पस ये है कि हम उसकी लाइफ को जितना इजी बना सकते हैं या जितना फिजिबल बना सकते हैं, और एटलीस्ट जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहता है, वो वॉशरूम जाना चाहता है, वो खाना खुद से खाना चाहता है, तो ये कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, हम इसके लिए उसको ट्रेन कर दें ताकि वो दूसरों का मोहताज ना हो, एटलीस्ट अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो खुद कर सके। मतलब ये कहने का कि बच्चा अपने ओन पे काम कर सके, स्पून से खाना खा सके, अपने बाल कंघी कर सके, शर्ट पहन सके, बटन अनबटन कर सके, और वो अपनी बेसिक लाइफ की एक्टिविटीज़ को खुद अचीव कर सके, इसके लिए रिहैब प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है हमारी ऑडियंस ने आज के सेशन से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर आपके कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दें, हम मिलेंगे आपसे एक नई कंटेंट, एक नई अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।